बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने बगावत की कॉल दी है और ये कॉल जो है उसने उस फैसले की खबर पाने के बाद की है जो हो चुका है और जिसके नतीजे में इमरान खान के गले में फंदा फिट हो चुका है और इसकी किश्ती डूब रही है। और डूबती किश्ती को देखने के बावजूद इसने जो बातें की हैं उससे पता चलता है कि इसके दिमाग को सख्त सदमा पहुंचा है और ये शाख के आलम में इसने ये बगावत की कॉल दी है जिसके बारे में उसे पता है कि ये सदा बस सहरा होगी। नाज़रीन, इसने बगावत की कॉल एक तो नशरी पैगाम में दी, जो फैसले हुए हैं उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन बगावत की कॉल इसने अपने नशरे में दी। ये कहा कि अवाम हकीकी आज़ादी के लिए सड़कों पर आ जाएं क्योंकि पुलिस की तादाद सिर्फ 70,000 है, इसलिए खौफ की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। आज़ादी सड़कों पर आओ और आज़ादी को छीन लो। ये खुल्लम खुल्ला इस फिक्रे का इसके सिवा कोई मतलब ही नहीं है कि वो आवाम को एक सिविल नाफरमानी नहीं बल्कि आवाम को पुलिस से मुसल्लह तसादम पर उकसा रहा है। इसकी कामयाबी का 1% भी चांस नहीं, लेकिन बहरहाल उसने ये कॉल दी और साथ ही में हौसला बढ़ाने के लिए कि आवाम को एक धोखा दिया जाए, ये कहा कि 2 हफ्तों में हालात ठीक होने वाले हैं। ज़ाहिर है ये एक हवा में छोड़ी हुई बात है और इसका एक मकसद था, ये एक नफसियाती किस्म का वार किया। और नाज़रीन, इसने पार्टी का इजलास किया ज़मान पार्क में, पंजाब पार्टी का, और देखिए सितम ज़रीफ़ी कि पंजाब पार्टी के इस इजलास में वलीद इकबाल के सिवा कोई लीडर मौजूद नहीं था। ज़ाहिर है बहुत सारे पकड़े गए और जो अभी तक नहीं पकड़े गए या जिनकी गिरफ्तारी का फैसला भी नहीं हुआ होगा तो वो जो है वो छुपे हुए हैं कि हमें भी नहीं पकड़ ले। तो ये तो इस हाल पार्टी की हालत है। तो वलीद इकबाल जो कि मिस्कीन सा आदमी है वो पंजाब की इस इजलास में शरीक था। और दूसरा वो मौलवी अनवार नूर कादरी क्या है वो जो हाजियों के पैसे भी खा गया, यानी जो अल्लाह के घर में भी जाकर करोड़ों की डकैती की वारदात में मुलव्वस है, वो था और कोई नहीं था। पार्टी के टिकट होल्डर 50% से भी कम तादाद में थे। टिकट होल्डर से मुराद ये जो अभी 14 मई को इलेक्शन होने थे जिसके लिए इसने टिकट दिए थे उम्मीदवारों को, तो उनमें से अगर 300 को टिकट दिए थे तो 100 से कुछ ऊपर टिकट होल्डर मौजूद थे। और उनसे भी इमरान खान ने यही कहा कि आपने अपने हलकों में जाना है और आवाम को बाहर निकलने के लिए तैयार करना है और उन्हें ये बात बतानी है ख़ास तौर पर कि पुलिस की तादाद सिर्फ 70,000 है। अच्छा, अब इमरान खान को भी पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो उसने लाइलमी का मुजाहरा किया, और अगर पता है तो अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, इसलिए कि मामला अब 70,000 पुलिस का नहीं है। 70,000 पुलिस जितनी भी तादाद में है वो पहले भी इतनी ही थी। जब इसने PTI के 2-3 प्रोग्राम नाकाम बनाए तब भी वो 70,000 ही थी, लेकिन अब मसला 70,000 से आगे का है। एक तो रेंजर्स आ गए हैं पंजाब में, और दूसरा ये कि बहुत सारे एक्शन रेंजर्स करेंगे, और दूसरा ये कि पुलिस को अब बंदूकें दे दी गई हैं। जब बदमाशों को ये पता हो कि पुलिस गोली नहीं चला सकती, पुलिस के पास गोली चलाने के लिए है ही नहीं, तो वो ज़ाहिर है वो दिलेर हो जाते हैं। और इन बदमाशों की दिलेरी का जो पोल है वो भी मैं खोलने वाला हूँ, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन ये इनको इल्म नहीं है कि पुलिस को अब गोलियाँ दे दी गई हैं, तो अब जो शरपसंदी थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ करेगा उसका तो खैर नहीं, लेकिन जो किसी ने बड़ी संगीन वारदात करने की कोशिश की जो कि अब वो नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए मसला बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बहरहाल इसने ये इमरान खान ने अपने टिकट होल्डरों को ये बगावत की तलकीन की और उकसाया और ये हौसला अफजाई की कि पुलिस वाले सिर्फ 70,000 हैं। और दूसरी ये है कि बस 2 हफ्तों की बात है। वही मुझे याद आ गया, ताहरुल कादरी ने जब धरना ख़त्म करना था और इसके हौसले टूट गए थे और उसको इल्हामात आना बंद हो गए थे, 2014 की बात है, तो उसने कहा था कि बस अब 2-4 दिनों की बात है। गा कर कहा था, है तो मिरासी ना ज़ात का, तो उसने गा कर कहा था कि बस चंद दिनों की बात है, बस चंद दिनों की बात है, और लोगों ने बड़ी तालियां बजाई थी। हाँ, उसको पता था कि ये अब चंद दिनों वाली बात नहीं है, लेकिन वो खैर। तो अब ये जो चीज़ें होने वाली है उनका इमरान खान को जो इल्म हुआ है, जो फैसले हुए हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ गई हैं। सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो वज़ीर आज़म की सदारत में हुआ, इन फैसलों की हतमी मंजूरी दे दी गई। इन फैसलों के नतीजे में 2 मुकदमे लाहौर में कायम हो चुके हैं कोर कमांडर हाउस पर हमला के। एक मुकदमा GSQ पर हमले का अलग से बनेगा या पुराने मुकदमे में कुछ इजाफा किया जाएगा। एक मियाँ वाली एयरबेस का और फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमले का। ये 5 मुकदमे बनने हैं
जिन पर ये चीज़ दारोमदार करेगी, और इन 5 मुकदमों में इमरान खान को नामजद किया जाएगा। क्यों नामजद किया जाएगा? इसलिए कि आपने इतराफ़ी बयानात सुन लिए। जो भी इतराफ़ करता है वो यही कहता है कि हमें पार्टी क़यादत ने ये हुक्म दिया था। पार्टी क़यादत से मुराद वो जो डकैत है महकमा हेल्थ की, जिसने वो नर्सों के तकर्री में भी पैसे खाए, यास्मीन राशिद, इस तरह के दूसरे लोग, वो अली अफजल शाही वगैरह, और इन लोगों को जो पकड़ा गया है तो इनके साथ जो कुछ हुआ उसका खुलासा ये है कि किसी ने तो सिर्फ दबके पर ही उगल दी बात, और किसी ने 1-2 हाथ लगने के बाद उगल दी कि जनाब ये सारी प्लानिंग हमारे कायद इमरान खान की थी। नाज़रीन, आपने फिल्मों में देखा होगा कि ये जो क्रिमिनल गैंग होते हैं, ये इनका एक स्टैंड बाय प्रोग्राम होता है, यानी प्रोग्राम का पूरा नक्शा मुकम्मल कर लिया जाता है, हर जगह पर ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं, नाम जो है वो उन पर निशान लगा दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि तुमने क्या करना है, हर चीज़ तय होती है। सिर्फ प्रोग्राम स्टैंड बाय होता है, यानी उसकी तारीख का ऐलान नहीं किया होता, और उसकी बजाय ये 2 ऑप्शन होती हैं कि या तो जब हमारी तरफ से हुक्म आ जाए कोड वर्ड्स में आपने बज़न बोल देना है, और या अगर हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये उसी तरह का स्टैंड बाय प्रोग्राम था कि जब, क्योंकि इमरान खान को ये बात 2-2.5 महीने पहले ही मालूम हो गई थी, मुझे जल्द या बदेर इन्होंने पकड़ लेना है। ख़ास तौर पर वो जो ऑपरेशन हुआ गिरफ्तारी का, जो नाकाम हो गया, उस ऑपरेशन के बाद इसको काफ़ी हद तक यकीन हो गया था कि इन्होंने अब मुझे छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है। तो उसने उसके बाद ये प्रोग्राम बनाया। पार्टी की जो क़यादत मुलव्वस है उन सब के नाम और किस किस को क्या क्या हदायत मिली, नाज़रीन ये सारी तफसील तफ्तीशकारों ने हासिल कर ली है, लिख ली है, उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दी है। और अब फैसला ये हुआ है कि इन सानेहात, 5 सानेहात के मुलज़म गिरफ़्तार किए जाएंगे, जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके, जिनमें से कुछ लोग, और ज़्यादातर गिरफ़्तार हो चुके हैं, जो बाकी रहते हैं वो भी गिरफ़्तार किए जाएंगे। और गिरफ़्तारी डालने के बाद ये पुलिस की तहवील में नहीं रहेंगे। अगरचे बाज़ की गिरफ़्तारी हो सकता है पुलिस के अलावा कोई और इदारा भी करे, लेकिन जो भी है ये गिरफ़्तार होने के बाद, गिरफ़्तार किए जाने के बाद, जब इनकी गिरफ़्तारी की तारीख नए सिरे से डाली जाएगी तो इनको आर्मी के हवाले किया जाएगा, और उसके बाद आर्मी बहुत जल्द समाअत करके फ़ैसले सुना देगी। और फ़ैसले इनमें से ज़्यादातर को बरी होने वाले तो बहुत ही कम होंगे, इसलिए कम होंगे कि जिनके बारे में शवाहद नहीं मिले उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो पकड़े गए हैं वो पूरी तसल्ली के बाद या बड़ी हद तक तसल्ली के बाद पकड़े गए हैं। तो ज़्यादातर को सज़ाएँ मिलेंगी, किसी को 10 साल, किसी को इससे भी ज़्यादा। तो इमरान खान को जो सज़ा मिलेगी वो सबसे ज़्यादा सज़ा होगी, क्योंकि इन तमाम हमलों का मास्टर माइंड इमरान खान है। ये बात सिर्फ अब कुछ तखमीना या क़यास नहीं रहा, बल्कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मिल चुके हैं कि इन हमलों की, ये सारा मंसूबा जो था इमरान खान ने बनफ्से नफीस, मुहावरा तो यही है, वरना कहना चाहिए बनफ्से खबीस बनफ्से खबीस या बनफ्से गलीज़ इमरान खान ने बनाया था। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो ये स्टेप थे इसके, वो भी उसी ने तय किए थे, और किसकी क्या ड्यूटी होगी ये भी उसी ने तय किया था इमरान खान ने। और ये सारी शैतानी इसकी खुल गई है। शैतानी के लफ्ज़ से याद आया कि नाज़रीन, ये जो इमरान खान ने नशरी खिताब किया उसमें ये देखते हुए भी कि मेरी किश्ती डूब रही है, फंदा मेरे गले तक आ पहुँचा है, इसकी शैतानी रग जो थी वो फड़के बगैर नहीं रह सकी। इसने एक दिन पहले ये सोशल मीडिया को हदायत की, इसका भी सुराग मिल गया है। सोशल मीडिया को हदायत की कि माजी में होने वाले जितने इस तरह के वाक़यात पुलिस तशद्दुद के, जिनकी ज़्यादा वजाहत लोगों को याददाश्त ना हो, वो निकाले और उनके क्लिप उस मीडिया पर डालें और उन्हें ताज़ा वाक़या बनाकर पेश करें, और ये तासुर दें कि जनरल आसिम मुनीर यानी जो आर्मी चीफ़ हैं, उनके हुक्म पर PTI के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसका देखें कैसी दरिंदगी उसमें की जा रही है। तो नाज़रीन, पहली वीडियो जो इन्होंने शेयर की वो खुडिया ख़ास के है, जहां पुलिस ने एक घर में घुसकर वाक़तन जुल्म किया, औरतों को मारा भी और घसीटा भी। ये वाक़या 2020 यानी आज से 3 साल पहले का वाक़या है, जब इमरान खान आल इन आल था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, और पंजाब में इसकी फर्रा गोगी की हुकूमत थी। आज फर्रा गोगी जिसका प्रॉक्सी था उस्मान बूज़दार, वो वाक़या इसने लगा दिया और अपनी नशरी तकरीर में
जो मैसेज दिया उसमें इसने इस वाक़े का हवाला दिया कि देखो लोगों, कितना जुल्म हो रहा है यहाँ, कितनी फस्तायत है, कितना फैशिज़्म है, कितना जुल्म है, कितनी बर्बरियत है, इस वाक़े का हवाला दिया। नाज़रीन, लेकिन आज का दौर कंप्यूटर का है और लोग एक्टिव होते हैं। हर आदमी हमारी तरह का नहीं होता कि जिसे हर चीज़ याद ना हो। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ याद होता है। इसने वो वीडियो चढ़ाई और चंद मिनट के अंदर अंदर सोशल मीडिया पर असल वाक़या खुडियाँ ख़ास 2020 सारी तफसील के साथ आ गया। लेकिन इमरान खान ने झूठ बोलना था, वो बोल दिया। उससे पता है कि ये दौर जो है इसमें अब झूठ इस तरह का नहीं चल सकता। इसका अगर बस चले तो ये APS स्कूल की भी जो पेशावर में जिसमें 150 बच्चा शहीद हो गया था, उसकी फ़िल्म भी सोशल मीडिया पर डाल दे के देखे जी फ़ौज ने कल वहाँ हमला किया है पेशावर में PTI के स्कूल पर, और हमारे PTI के लोगों के इतने बच्चे मार दिए। ये इस तरह का आदमी है। तो ये शैतानी इसने की, इसकी कश्ती डूब रही है, जिसका मुजाहरा आपने देखा। और मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि कल परसों तरसों उसके बाद PTI के कम से कम पहली तो नहीं लेकिन दूसरी और तीसरी सफ़ के 50-60 जो लोग हैं वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे और ये बताएंगे, जिस तरह के एक मुस्तफ़ी MN ने महमूद मौलवी ने जो अली जैदी के ग्रुप का बताया गया है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और कहा है कि इमरान खान ने वो किया है जो भारत 70 वर्षों में नहीं कर सका, वो इमरान खान ने कर दिखाया है। तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं PTI छोड़ रहा हूँ। और ऐसा ही ऐलान अली जैदी करने वाला है। और उसके बाद पंजाब से, कराची से ऐसे लोग मुसलसल आपको सामने आते हुए नज़र आएंगे जो इमरान खान की मजम्मत करेंगे और पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। और यूँ ये पार्टी जो है अल्ताफ़ हुसैन वाली MQM के अंजाम से भी ज़्यादा रहमनाक, काबिल रहम अंजाम तक पहुंच जाएगी। ये सिलसिला आज कल से शुरू होने वाला है। और नाज़रीन, जो सज़ाएँ हैं ये अब कोई लंबी इसमें ताख़ीर नहीं होने वाली। ये अब दिनों का मसला है, चंद दिनों में फसाद का बोरिया लपेट दिया जाएगा, ये तय है। तो नाज़रीन, अब एक बहुत ज़रूरी बात, हम कहा करते हैं कि PTI बर्गर क्लास पार्टी है, ये पुलिस से मुकाबला नहीं कर सकती, ना ही ये लाठियाँ खा सकती है। तो इसके जवाब में लोगों ने ज़ाहिर दूसरी जगह भी बात की। तो एक साहब ने, बल्कि एक से ज़्यादा लोगों ने मुझे भी फ़ोन पर भी कहा और एक साहब तो मिलने भी आए थे। उन्होंने कहा कि तुम तो ये कहा करते थे, लेकिन देखो इन्होंने कैसी फ़ाइट की है। पहले इमरान खान की गिरफ्तारी की मुज़ाहमत की, लाहौर हाई कोर्ट पर धावा बोला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोला, फ़लाँ जगह दरख्त जला दिए, रेड जोन में ये कर दिया, और अब ये 9 मई को इन्होंने देखो कितनी जगह पर इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है। तो क्या कहते हो? तो मैंने कहा भाई, हकीकत का आप एक हिस्सा देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो सामने खुला नज़र आ रहा है। जो हकीकत के जो असल बड़े हिस्से हैं वो आप नहीं देख रहे, और वो अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। वो रेड जोन का एरिया जहाँ सुप्रीम कोर्ट की सहूलतकारी से इन्होंने दरख्तों में आग लगाई थी, वहाँ से लेकर 9 मई तक जितने भी वाक़यात हुए हैं, और मैं अपने कई प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि PTI की असल फोर्स इसका बर्गर क्लास वाला नौजवान नहीं है। ये सिर्फ नाच गा सकता है, गाने गा सकता है, डांस कर सकता है। असल फोर्स वो है जो अफ़गानियों की है। वो 40,000 TTP के दहशतगर्द, जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका इसमें कुछ का ताल्लुक़ कबायली इलाकों से है, कुछ का बंदोबस्ती इलाके से है, लेकिन ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के अफ़गानी हैं जो TTP के रूप में 40,000 की तादाद में इमरान खान ने इम्पोर्ट किए थे। नाज़रीन, TTP की स्ट्रेंथ कभी भी 40,000 नहीं रही। जब इनके बहुत अरूज का ज़माना था तब भी इनकी जो नफरी थी, मुसल्ला नफरी, वो 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी। तो ये 40,000 TTP कहाँ से आ गए? साफ मतलब है कोई इनमें से पक्तिका का है, कोई पाकतिया का है, कोई कुंडड़ का है, कोई गजनी का है, कोई जलालाबाद का है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ का है। ये 40,000 इम्पोर्ट किए आज से 1 साल पहले, और जनरल फैज़ और इमरान खान को एक अंदाज़ा था, यकीन नहीं था कि एक अंदाज़ा था कि हमें हुकूमत से, इक़्तिदार से अलग किया जा सकता है। तो उन्होंने पेश की बंदोबस्त के तौर पर ये 40,000 टेररिस्ट, जिनमें अक्सरियत अफ़गानियों की है, जिनको TTP का करार देकर पाकिस्तान इम्पोर्ट किया गया, इनमें से अक्सर लोग वो हैं। अच्छा, अब इनके पीछे जो बर्गर क्लास है वो कैसे काम करती है? वो इस तरह काम करती है कि जब उन्हें ये पता हो कि हमारे साथ ये ट्रेंड लोग हैं, एक ट्रेंड आदमी दरवाज़ा तोड़ रहा हो ना, तो दूसरा आदमी जिसको दरवाज़ा तोड़ने का कुछ पता नहीं है, बल्कि उसमें हिम्मत भी नहीं है,
لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ 2 آدمی توڑ رہے ہیں تو تیسرا وہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ میں بھی شریک ہو جاؤں، چنانچہ برگر کلاس نے پھر یہ کام کیا۔ اور دوسرا فیکٹر جو تھا وہ تھا سپریم کورٹ کی سہولت کاری۔ جب مجرموں کو پتہ چلے کہ ہماری سرپرستی، ہمارے تحفظ کے لیے اتنی بڑی بڑی عدالتیں، اتنے بڑے بڑے جج موجود ہیں، تو پھر ان کے حوصلے کیوں تیز نہیں ہوں گے؟ اور جب انہیں یہ بھی پتہ ہو کہ پولیس ہمیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ تو ہمیں، ان کے پاس تو بندوق ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو گولی نہیں ہے، تو یہ 2-3 فیکٹر مل گئے۔ لیکن اب آپ نے دیکھا کہ یہ برگر کلاس اور دوسرے افغانی کلاس کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، کس طرح اعتراف کر رہے ہیں، کس طرح رو رو کر معافی نامے دے رہے ہیں، کس طرح تحریری حلف نامے لکھ کر دے رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اور برگر کلاس کا ایک نمائندہ وہ فواد چودھری، جس کا نام مرحوم مشاہد اللہ خان نے ڈبو رکھا تھا، اس ڈبو کو آپ نے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ قصہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے حسب توقع ضمانتیں دی، وہ دینی تھی، اور وہ ضمانتیں لینے کے بعد جب بے فکر ہو کر باہر نکلا، اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو اس کی نظر سامنے پڑی کہ سامنے تو کچھ فاصلے پر پولیس کی ایک گاڑی کھڑی ہے۔ جیسے اس کی نظر پڑی، اس نے 1 سیکنڈ کے چھٹے حصے میں گاڑی سے چھلانگ لگائی اور پھر اس رفتار سے بھاگا جس رفتار سے بھاگنے کی اجازت اس کا موٹاپا اور اس کی مے نوشی نہیں دیتی تھی۔ اتنا زیادہ بلا نوش جو دن کے 24 گھنٹے ٹل رہتا ہو اور جس کا جسم اتنا موٹا ہو، ایک بھینسے سے بھی زیادہ موٹا ہو، وہ اتنی دوڑ لگائے گا تو اس کا سانس پھولے گا، اور یہ مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اور وہ اس کے ساتھی جو تھے وہ ڈر گئے تھے کہ یہ اگر مر گیا تو کیا بنے گا۔ یہ بھاگتا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت کے اندر گھس گیا اور وہاں جا کر دہائی مچائی کہ مجھے تو پولیس پھر پکڑنے پر آ گئی ہے۔ چنانچہ معزز جج صاحب نے اس کو لامتناہی ضمانت دے دی کہ اسے فواد چودھری کو کسی بھی کیس میں وہ درج ہوا ہے یا نہیں درج ہوا ہے یا درج ہونے والا ہے یا نامعلوم ہے، اس سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ وہی ضمانت جو عمران خان کو دی گئی تھی اب فواد چودھری کو دے دی گئی۔ تو یہ تو جناب ہائی کورٹ کا حال ہے۔ اچھا، اور پھر آئی جی کو بھی طلب کر لیا کہ توہین عدالت ہو گئی ہے۔ کیسی توہین عدالت ہو گئی ہے؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس موٹے لیڈر کا ایک اور مقدمہ درج تھا جس میں اس کی ضمانت منسوخ ہو گئی تھی۔ تو قاعدے کے مطابق پولیس نے آنا ہی تھا گرفتاری کے لیے، پولیس نے بھی کوئی ایکشن نہیں کیا۔ فواد چودھری کو دیکھنے کے باوجود پولیس کی گاڑی بدستور ویسے کی ویسے کھڑی رہی۔ اس میں سے کسی پولیس والے نے دروازہ نہیں کھولا کہ وہ باہر نکلے، ابھی وہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو توہین عدالت ہو گئی، کمال ہے۔ بہرحال یہ بچ نکلا، لیکن جو باقی کئی عورتیں، مثلا وہ شیریں مزاری اور وہ صنم کوئی خاتون ہے، یہ بھی دہشت گردی میں ملوث رہی ہیں، تو ان کی رہائی کی گئی ایک کیس میں، تو دوسرے کیس میں پولیس نے پھر پکڑ لیا۔ تو یہ اس کا لطیفہ سن لیجئے، لطیفہ نہیں، ماجرا تو حقیقی ہے لیکن انداز لطیفے کا ہے کہ یہ شیریں مزاری جو ہے، یہ اس نے حوالات میں اتنا چیخم دھاڑا مچایا ہوا ہے، اتنا غول غپارہ، چیختی ہے، سینے پر دھوتڑ مارتی ہے، سر کو پیٹتی ہے، دیواروں کو ٹکرے مارتی ہے، اور وہ سلاخوں کا جو جگلہ ہوتا ہے اس کو لاتیں مارتی ہے۔ اس کی لات بھی تو ماشاءاللہ 1 لات 6-7 من کی تو ہوگی۔ آپ اندازہ کریں 2 ٹانگیں اس کی شیریں مزاری کی، تو 14-15 من کی ضرب وہ سلاخوں کو لگتی ہوگی تو آواز پیدا ہوتی ہوگی۔ وہ حوالات کا عملہ جو ہے وہ نیم پاگل ہو گیا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے گلے میں ڈال دی ہے۔ اس کو تو کسی وہ ہاتھیوں والے جو چڑیا گھر میں شیروں کا کٹہرا ہوتا ہے نا، وہاں لے جا کر اس کو بند کرو۔ اس کی جو بیٹی ایمان مزاری، اس نے جو ٹویٹ کیا کہ میں جب وہاں حوالات پہنچی تو میری ماں کی، اس نے ہر کا لفظ استعمال کیا، ظاہر ماں کا ذکر کیا، تو وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، تو وہ یہی چیخیں اور اس کا رونا پیٹنا تھا، ورنہ اس پر تشدد کون کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں پولیس کے پورے سٹاف میں ایسی کوئی خاتون نہیں ہوگی جو شیریں مزاری کے موٹاپے کا مقابلہ کر سکے، اس پر تشدد کر سکے۔ تشدد نہیں ہے، اس پر نیم پاگل پن کا حملہ ہوا ہے۔ یہ ہسٹیریا کے انداز میں وہ چیخیں مار رہی ہے، ٹکرے مار رہی ہے، ٹانگیں مار رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے، تو اس نے حوالات کا عملہ پاگل کر دیا ہے۔ تو اس کو اب یہ بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ جناب اس محترمہ پر پولیس نے تشدد کیا ہے۔ تو ناظرین، آج اور کل مسلسل سٹینڈ بائی رہیے گا، کیونکہ ایک کے بعد ایک خبر آ سکتی ہے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔